नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। तो बच्चों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत दिन से ये क्लास ड्रॉप आउट थी, बच्चों ने बहुत सारे फ़ोन किए, इसीलिए मैं इस क्लास को वापस शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली ये क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास है फॉर द एमएससी प्रीवियस, क्योंकि एमएससी प्रीवियस क्लासिकल मैकेनिक्स का मैंने बैच चलाया था, बट मुझे लगा बच्चे कम इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने भी अपना वक्त जो है ज़्यादा दिया नहीं इस चीज़ को। बट अब मुझे लग रहा है आपका एग्ज़ाम आ गया है, तो मैं आपका सपोर्ट चाहूँगा कि अगर इस क्लास को कंटिन्यू रखवाना है आपको, तो आप सबको ये शेयर करो, क्योंकि अगर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में तो ही मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। ठीक है, 5 लेक्चर में ले चुका था, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल तक मैं करवा चुका था। 6th जो लेक्चर होने वाला है आपका आज का, वो है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्ज़ाम में, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि बहुत बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कीजिए। सो इसका डेरिवेशन बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है फॉर द एमएससी प्रीवियस एग्जामिनेशन। अब ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ही हम लोग निकालते हैं बेटा, ठीक है ना। क्योंकि डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल आप लोग पढ़ चुके हो, तो उसी के आगे का डेरिवेशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, करने से पहले फटाफट से आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप लोग CSIR नेट का प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी एमएससी में हो, तो आपको बिना CSIR नेट या जेस्ट गेट या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको फाइट करना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसकी प्रिपरेशन मैं अभी करवा रहा हूँ। मैंने एक नई ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है एजे फिजिक्स। तो आप प्ले स्टोर पे जाके और उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एजे फिजिक्स के नाम से वो ऐप आपको मिल जाएगी। वहाँ मैंने स्टार्टिंग की है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है आपके CSIR नेट के लिए, और साथ के साथ ही जेस्ट गेट के लिए कमिंग सून। तो खैर ये हो चुका है, मतलब कि मैं क्लासेस लेना शुरू कर दिया हूँ, तो अब क्लासेस रनिंग है उस एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप लोग को CSIR नेट का या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते थे, वो नेट होता है, गेट होता है, जेस्ट होता है, या फिर टिफ़र का एग्ज़ाम होता है, या बहुत सारे जितने भी MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, PhD एंट्रेंस सॉरी, तो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए ये, और सेट के एग्ज़ाम के लिए भी। तो सबके लिए ये कोर्सेज बहुत बेनिफिशियल, बिकॉज जब मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किए हैं तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है। देखो कितनी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, लाइव क्लासेस, थ्योरी होगी, क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, फॉर्मल लिखवाऊंगा, शॉर्ट नोट्स, PDF नोट्स आपको दूंगा मैं, मेरे खुद के लिखे हुए। वीकली टेस्ट में लेने वाला हूँ, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ टेस्ट के, प्रैक्टिस सेशंस में ले रहा हूँ जिसमें असाइनमेंट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और फॉर्मूला लिस्ट भी आपको मैं दे रहा हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ। बहुत सारा कुछ है। ये वैसे कोर्स 2000 का है, बट अभी भी ऐप लॉन्च किया है, इसलिए केवल आपके लिए अभी फ़िलहाल ये 499 में अवेलेबल है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। इसके बाद न्यूक्लियर और बाकी और भी सब्जेक्ट आगे आते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेना है तो आप ले सकते हो। अभी वक्त इसलिए बिकॉज आप MSc प्रीवियस में हो, फाइनल के चलते 1 साल लग जाएगा आपको, और आपको फाइनल के बाद तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, वरना MSc के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अभी से सीखना शुरू कर दो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से शुरुआत कर दो। ठीक है, क्लासेस रनिंग है, 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है अभी तक, आगे भी और क्लासेस आपकी हो जाएगी, इसीलिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का जो कंटेंट है उसकी शुरुआत है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो 2017-16 या हर साल ये सवाल आता है। सवाल ये आता है, डिराइव द लैग्रेंजियन इक्वेशन यूजिंग डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने? डिराइव द लैग्रेंजियन इक्वेशन यूजिंग डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम। देखो दो चीज़ें होती है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए वो पूछ सकता है, बट हाँ आपके CSIR नेट में या MSc के एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाती है वो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ही होती है। ठीक है, या फिर वो ऐसे पूछता है होलोनोमिक सिस्टम के लिए आप लोग क्या निकालो, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो। तो आपको अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ जानना है ना, तो आज वाली क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है।
इज इट ओके? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये हर बार आपके एग्जाम में आता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या करें, क्या लिखें। ठीक है, तो मैं आपको केवल उतना ही लिखाऊंगा जितना आपको एग्जाम में लिखना है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आप लोग देख लेते हो तो नो डाउट आपके 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक पक्के हैं फॉर द MSc एग्जामिनेशन। और हाँ, इसका जो रिजल्ट है वो CSIR नेट गेट जेस्ट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बिल्कुल हर एग्जाम में आती है। ठीक है, इसीलिए यूज़ करेंगे DLambert प्रिंसिपल और उससे निकालना चाहेंगे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिक कंसेप्ट आपको काम आएगा, इसीलिए थोड़ी सी चीज़ों को समझते हुए चलना। सबसे पहले हेडिंग दे लीजिए, लैग्रेंजियन equation of motion using DLambert प्रिंसिपल। आपको तो ये मान लो कि कुछ भी आ जाए ना, चाहे DLambert से आए या किसी और से आए, आपको करके ये वाला डेरिवेशन, वो तो खैर DLambert लिख के देगा आपको, बट फिर भी आपको यही करना है ना। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग DLambert प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाँ, आपको लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के आना ही पड़ेगा DLambert प्रिंसिपल को यूज़ करके। देखो हाँ, तो फर्स्ट लाइन आपको ये लिखनी है, टू डिराइव द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग DLambert प्रिंसिपल। क्या लिखा मैंने, ऐसे लिख लेना, टू डिराइव लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग DLambert प्रिंसिपल। ये तो खैर नॉर्मल से लाइन है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, यूजिंग DLambert प्रिंसिपल। यहीं से हमारी शुरुआत होगी। देखो, यूजिंग DLambert प्रिंसिपल। अब आपको पता होना चाहिए कि DLambert प्रिंसिपल क्या होता है। हालांकि ये हर बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए होगा, जो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। मैं एक कोई पार्टिकल लेता हूँ, ऑफ ith पार्टिकल, तो देखो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अप्लाइड फोर्स यहाँ पर होता है, लास्ट लेक्चर देख लेना क्या था। ये एक फोर्स है जो कि अप्लाइड फोर्स है, माइनस ये मोमेंटम चेंज है ith पार्टिकल का, दिस इज द चेंज इन द मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि खुद एक फोर्स की डायमेंशन रखता है फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, P डॉट मतलब वो होता है। और यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डेल्टा RI वेक्टर, विच इज इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, सो PI डॉट और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, RI वेक्टर के साथ, विच इज इक्वल टू FI फॉर द अप्लाइड फोर्स डॉट डेल्टा RI। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर a system of F degree of freedom, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आप लोग लॉन्ग में लिखना है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल, क्योंकि आपके नंबर आते तो इसी बात में कट जाते हैं। मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिखाता हूँ, या किसी नोट्स को आप पढ़ते हो शॉर्ट में लिखा होता है और आप एग्ज़ाम में वही शॉर्ट में लिखे आते हो, तो भैया वो थोड़ी जानता है आपके शॉर्ट नोट्स को, आपको एग्ज़ाम में पूरा लिखना होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल मोशन, कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, ठीक है, उसकी F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हमने लास्ट टाइम भी F ही कंसिडर किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ऑफ मोशन हैविंग
हैविंग सर्टेन कोऑर्डिनेट अब हमने उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट माने थे कुछ R1 R2 R3 और ith पार्टिकल का RI होगा और ऐसे RN भी होगा। हाँ, तो वापस आते हैं RI और ये हमारे पास RN भी होगा, ठीक है। एंड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट थे, फिर हम लोगों ने नॉर्मल कोऑर्डिनेट में कुछ कंस्टेंट्स लगाए थे और कंस्टेंट लगा के कुछ कोऑर्डिनेट बचाए थे जिसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहा था। एंड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 ऐसे मान लीजिए, और कोई भी QK और साथ में कितना QF, बस। सो यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि हम पुराने कोऑर्डिनेट को नए कोऑर्डिनेट में और नए कोऑर्डिनेट को पुराने कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्या करा, नए कोऑर्डिनेट बना दिए तो वो पुराने पे डिपेंड करेंगे और जो पुराने कोऑर्डिनेट है वो नए पे डिपेंड करेंगे, तो उसे जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पुराने और नए में, वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है, ठीक है ना। सो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन equation, the Cartesian coordinate of ith particle, the Cartesian coordinate of ith particle, ठीक है। तो मान लो ये कार्टेशियन मतलब कि पुराने कोऑर्डिनेट है। सो सपोज ये RI वेक्टर हो गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू RI, और ये नए वाले पे डिपेंड करेगा, Q1 पे Q2 पे, ये बात ध्यान रखना है ना, क्योंकि पुराने वाले नए वाले पे डिपेंड करते ही करते हैं, या नए वाले पुराने वाले पे डिपेंड करते हैं, एक ही बात है, उल्टा भी सही है, ठीक है। अरे एक बात बताओ, तुम नई पीढ़ी के हो, तो जब बच्चे होते तो अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हो ना, तो नए वाले पुराने वालों पे डिपेंड होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब तुम थोड़े शादी वादी कर लोगे तो तुम्हारे माँ बाप तुम पर डिपेंड हो जाएंगे, तो होता क्या है, पुराने वाले नए वाले पे डिपेंड करते हैं। तो ये वही तो है, R जो है वो पुराने कोऑर्डिनेट है, उसमें आपने कंस्टेंट लगा दिए और जनरलाइज्ड बना दिया, तो नया वाला Q1 Q2 हो गया, तो पुराना वाला नए वाले पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम का फंक्शन भी होगा। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि कोई फंक्शन अगर किसी पे डिपेंड करता है, तो अगर आप उस फंक्शन में चेंज करते हो, मतलब उसको सिंपली डिफरेंशिएट करते हो, तो वो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात। अब जैसे मान लो आपको R में चेंज करना है, या आपको डेल्टा RI निकालना है। डेल्टा RI क्या चीज़ है, R में परिवर्तन, R में चेंज। तो भैया R में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है बेटा, ठीक है, समय के सापेक्ष, स्थिति के सापेक्ष, संवेग के सापेक्ष, वेग के सापेक्ष, बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स है, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, कुछ भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर आपको R में चेंज करना है तो R डायरेक्टली उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, ठीक है ना। R जिन पे डिपेंड करता है वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो R को पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी जिस भी प्रकार का आपको परिवर्तन करना है वो परिवर्तन आप किस में कर दीजिए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कर दीजिए। अरे एक बार बताओ, ये बॉस है, ये सेक्रेटरी है, ठीक है ना। अब आपको बॉस से कुछ भी चेंज करवाना है कि भैया बॉस को कोई बात मनवानी है, तो आप सीधे बॉस पे नहीं जा सकते, क्योंकि बॉस सेक्रेटरी पे डिपेंड करता है, वो इसकी बात सुनता है, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी बॉस में चेंज करना है तो बॉस में चेंज करने के लिए सेक्रेटरी में चेंज करना पड़ेगा।
सेक्रेटरी जो बोलेगा वो बॉस कर देगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये सेक्रेटरी है जिस पे डिपेंड कर रहा है कौन, ये बॉस। तो आपको जो भी परिवर्तन करना है वो सेक्रेटरी में करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है यार, तुम लोग बचपन में पढ़ते हो ना ये सब चीज़ें। तो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अगर मुझे आर में चेंज करना है तो मुझे इस प्रकार चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है यूज़ करनी है डीएलेम्बर्ट इक्वेशन या डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल मुझे यूज़ करना है। तो बेटा डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल यूज़ करने के लिए मुझे मोमेंटम में चेंज देखना है, मोमेंटम में समय के सापेक्ष परिवर्तन देखना है। क्योंकि इसमें आप ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में मोमेंटम जो है p, उसका समय के सापेक्ष परिवर्तन आप दिख रहा है डॉट। फिजिक्स में डॉट का मतलब होता है समय के सापेक्ष परिवर्तन। और अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे डैश लगा होता है ना, जैसे मान लो p डैश लगा होता, तो डैश का मतलब हमेशा होता है स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन। डॉट मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डैश मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये नॉर्मल नोटेशंस होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमको p का डॉट निकालना है, मतलब कि संवेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है। सो हमारे पास क्या है, एक मोमेंटम है। नाउ मोमेंटम मतलब संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ith पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वेलोसिटी बराबर क्या होता है, स्थिति का समय के सापेक्ष परिवर्तन, स्थिति मतलब r डॉट, तो इसका समय के सापेक्ष परिवर्तन मतलब डॉट लगा दो। तो मोमेंट वेलोसिटी इज सिंपली द टाइम चेंज इन द पोजीशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे ये देखना है, अब मुझे तो p डॉट निकालना है, खैर तो मैं p डॉट के साथ ही गेम खेलूँगा ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दूँ कि कोई काम का ही नहीं। तो मैं p में डॉट निकालूंगा, तो यहाँ पे r में डॉट ऑलरेडी था, तो ये r में डबल डॉट हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 4 नाम दे देंगे हम लोग, ठीक है बेटा। नाउ यूजिंग द इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन द इक्वेशन नंबर 2। तो 3 में डेल्टा आर आई है, 4 में p डॉट है, तो डेल्टा आर आई और p डॉट का वैल्यू, डेल्टा आर आई का वैल्यू 2 में रख दो। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से वैल्यू, आप एक लाइन लिखो, नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 3 एंड 4 टू द इक्वेशन 2। क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 3 एंड 4 टू द इक्वेशन 2, ठीक है। तो जैसे आप रखोगे तो यहाँ p डॉट था, तो p डॉट को आप r डबल डॉट लिख सकते हो, नो इशू, ith पार्टिकल के लिए। और डेल्टा आर आई को आप क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ k, ठीक है, और डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के और डेल्टा क्यू के। यहाँ पर f लिखा हुआ था तो f को f ही लिखे रहने दो, ये लो अप्लाइड फोर्स के लिए, और समेशन ऑफ k डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के और डेल्टा क्यू के। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर मैं इस आर आई को अंदर लूँ, बिकॉज ये तो आई है ना, तो उसको अंदर ले सकते हैं हम लोग। सो इस आर आई डॉट को आप अंदर ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। समेशन ऑफ के, फैक्टर लगा देना, अब मैं नहीं लगा रहा बार बार फैक्टर। सो डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के और डेल्टा क्यू के, सिंपल। और इसको मत छेड़ो, इसमें कोई चेंज मत करो, एफ आई वेक्टर समेशन ऑफ के डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के, दैट्स इट। समझ में आएगी बात, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ समझना ध्यान से, इसको तो इक्वेशन नंबर 5, इसको तो आप इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए, ठीक है। नाउ ठीक है, मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे, आप देखो इसका समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना, तो एक अलग से आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता हूँ किसका, समेशन ऑफ के आर आई डॉट का और साथ में डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के का, ये अलग से याद रखना पड़ेगा आपको, है ना बेटा। तो
अब जानते हैं कि दो वेरिएबल का अगर अवकलन किया जाए, डिफरेंशिएशन किया जाए, तो वो अलग अलग होता है। तो पहले आप क्या कर दो कि आर डॉट का अवकलन कर दो समय के सापेक्ष। तो आर डॉट का तो वैसे ही डॉट है, तो डबल डॉट लग जाएगा। एक बार अवकलन पहले से समय के सापेक्ष है, दूसरी बार और हो जाएगा, और दूसरा वाला कांस्टेंट रखो, ठीक है। प्लस अब पहले वाले को रखो, क्योंकि ये तो खैर वेरी करेगा। अब आर डॉट को रखो कांस्टेंट, ठीक है। और किसका समय के सापेक्ष परिवर्तन करना है आपको? दूसरे वाले, पीछे वाले वेरिएबल का, मतलब डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के का समय के सापेक्ष परिवर्तन करना है, ठीक है। अब आपको तो ये निकालना है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू ये रही, तो बस इसको अकेला कर लो। सो समेशन ऑफ के आर डबल डॉट 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 डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू टी अपॉन डी टी समेशन ऑफ के डॉट डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के माइनस, इसको इस तरफ ले जाओ, समेशन ऑफ के आर आई डॉट टी अपॉन डी टी डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के, है ना आसान, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको इक्वेशन नंबर आप चाहो तो 6 नाम दे दो। अब आप एक लाइन लिखो, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 6 to 5। अब ये जो वैल्यू अंडरलाइन की है ना, उसकी वैल्यू ऊपर पुट कर दो। तो m तो खैर मल्टीप्लाई में था ही सही। अब ये जो ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी है, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, तो वो ऊपर पुट कर दो। तो d अपॉन डी टी और साथ में समेशन ऑफ के आर आई डॉट डॉट डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के माइनस समेशन ऑफ के आर आई डॉट, अब सुनो, डी अपॉन डी टी समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो आर आई जो है ना, वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो अगर डिफ्रेंशिएट करना हुआ बेटा, तो कौन डिफ्रेंशिएट होगा? आर आई डॉट। तो इसीलिए ये डिफ्रेंशिएशन किस पे अप्लाई होगा? इस आर आई पे, क्योंकि वही टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कहाँ से पता लगा आपको? यहाँ से देखो, इधर आपने शुरू में बोला है आर आई जो है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे, इसलिए वो आर आई को समय के सापेक्ष चेंज कर देगा। सो वी कैन राइट हियर व्हाट डेल्टा आर आई, यहाँ पर डॉट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने आर आई को चेंज करना है। बस इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। साथ में डेल्टा क्यू के भी तो था, ठीक है, उसको तो बाद में लिख दो, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। डेल्टा क्यू के था ना, उसको बाद में लिख दो, ठीक है, बराबर। इक्वेशन नंबर 5 का जो आर एच एस है ना, उसमें कोई चेंज नहीं करना, वो वैसा का वैसा ही रखना है। समेशन ऑफ के डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के एंड डेल्टा क्यू के, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दो। अब रुको, मैंने आपको बोला कि जो आर आई है वो किस पे डिपेंड करता है? वो Q1 पे डिपेंड करता है, Q2 पे डिपेंड करता है, Q3 पे डिपेंड करता है, और यहाँ तक कि T पे भी डिपेंड करता है। तो अगर मान लो मैं आर आई में समय के सापेक्ष परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो ये फुल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल नहीं है। तो पहले तो आर आई जो है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? Q1 पे, तो Q1 के रेस्पेक्ट में होगा वो, और Q1 का T के रेस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा। या फिर वो Q2 पे भी डिपेंड करता है ना, तो Q2 के रेस्पेक्ट पे भी डिफरेंशिएट हो सकता है, और Q2 जो है ना, वो समय के सापेक्ष परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से अंततः वो T पे डिपेंड करता है, तो आर आई टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल और T का T के सापेक्ष अवकलन तो एक ही होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको आप चाहो तो समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। सो डी अपॉन डी टी आर आई वेक्टर, इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख दो, ठीक है, कि ये के तक जाएगा ताकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के है ना उसका। सो डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के और क्यू के डॉट प्लस डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा टी। सो इट्स इक्वेशन नंबर 8।
अब आपको क्या करना है, आपको तो खैर एक काम करना है। अगर मान लो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्यू डॉट बोल सकते हैं, समय के सापेक्ष परिवर्तन है ना, सो ये आर आई डॉट ही बोल सकते हो आप इसको। तो ये आर आई डॉट तो मेरे पास आ गया, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्यू के डॉट लिखा हुआ है। तो अगर मैं इक्वेशन 8 को क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, सो लिखो पार्शियली डिफ्रेंशिएट, पार्शियल का मतलब समझते हो क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है आंशिक अवकलन। तो जिसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, केवल वही डिफ्रेंशिएट होता है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। ये 11th स्टैंडर्ड में आपको समझाया जाता है। सो पार्शियली डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 8 विद रेस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, समझना ध्यान से बच्चों ना। तो अगर मैं इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ के, यहाँ पे क्यू के डॉट यही है तो ये इसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो केवल इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, बाकी सबको कांस्टेंट ले लो। और यहाँ पे तो क्यू के डॉट कहीं पे है ही नहीं, टी है, तो टी तो एक अलग वेरिएबल है। अगर फुल डिफ्रेंशिएट करते तो भले ही यहाँ पे कुछ ना कुछ होता, बट हम पार्शियल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी वेरिएबल कांस्टेंट अगर हो जाएंगे, अगर हम क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9 हो गया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 7 में करना है इस काम को। कैसे करना है मैं समझाता हूँ। देखो आपके पास में डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के है ना, है, बताओ है कि नहीं है? ये रहा डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के, बस यही वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर रहा हूँ। किस वैल्यू को? इस वाली वैल्यू को। सो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 9 टू इक्वेशन 7। ठीक है, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया था ना इक्वेशन 7 में, वहीं पर आपको पुट करना है, कुछ नहीं करना है, केवल यार डेल्टा आर डॉट अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट करना है। यहाँ पे कैसे करना है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पुट करना है बस। ठीक है, सो एम डी अपॉन डी टी समेशन ऑफ के, यहाँ पे हमने आर आई डॉट लिखा हुआ था ऑलरेडी, और यहाँ पर डेल्टा आर आई डॉट अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट करना था, माइनस समेशन ऑफ के और आर आई डॉट डेल्टा आर आई अपॉन सॉरी अलार्म बजा था। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हाँ डेल्टा आर आई डॉट अपॉन डेल्टा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी था। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा क्यू के बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एफ आई ए डॉट था इसे ऑलरेडी, इसको नहीं छेड़ना ना, समेशन ऑफ के और डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के, और डेल्टा क्यू के तो यहाँ ऑलरेडी था ही सही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो ये जो टर्म है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक साथ लिखना चाहता हूँ और इस m को भी इसके अंदर लेना चाहता हूँ। तो समेशन ऑफ के तो क्या ले लो, क्योंकि m तो कोई वेरी कर नहीं रहा, तो आप अंदर ले सकते हो। डी अपॉन डी टी, मैं ये चाहता हूँ बच्चों कि अगर मैं इस टर्म को ऐसा लिख दूँ तो क्या बुराई है, क्यू के डॉट 1/2 m, क्यों बताओ, लिख सकते हैं क्या? चलो तुमको सिखाते हैं कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ मान लो, तो 1/2 m तो बाहर आ जाएगा, केवल आर आई डॉट का डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में। तो बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज आर आई डॉट क्यू डॉट पर डिपेंड करता है, तो 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो होता है, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है मान लो, और यहाँ पे मान लो डी पी है, तो आप क्या करते हो,
एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और x का p के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यही काम करना है, यही आप यहाँ करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और डेल आर डॉट अपॉन डेल क्यू के डॉट वापस से वही टर्म बन जाएगी एज इट इज़, वही की वही सेम। तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं हम इसको माइनस का। और देखते हैं इसको भी वही लिखेंगे, जो काम आपने पहले किया वही काम यहाँ भी करेंगे। समेशन आपने लगा रखा है तो सब पे लगेगा वो समेशन, यहाँ पे भी सेम काम करना है। 1/2 m, सेम कंसेप्ट पे काम होगा यहाँ पे भी ना। बाकी डेल्टा क्यूके में कोई छेड़छाड़ नहीं है और आरएचएस में तो बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना, यहाँ वही का वही लिख देना आरएचएस के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 10 हो जाएगी ये। अब आर डॉट मतलब पोजीशन। अब हम ये जानते हैं कि पोजीशन जो होता है ना बेटा, पोजीशन जो होता है उसके समय के सापेक्ष अवकलन को वेग कहते हैं। सो व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज सिंपली द चेंज इन द पोजीशन। तो अगर आर डॉट को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वी नो दैट kinetic energy T इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और v मतलब वही आर डॉट का स्क्वायर होता है ना। सो हाफ एम आर आई डॉट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 11। तो 11 से वैल्यू ऊपर अगर पुट कर दोगे तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी तुम्हारे पास, समेशन ऑफ दिस टी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल्टा क्यू के। और हाँ, मैं चाहूँ तो इस क्यू के डॉट को इधर लेने के लिए आर एच एस को एल एच एस में ले आओ, वो भी आप ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो माइनस एफ आई ए डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के एंड डेल्टा क्यू के विच इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। इसको एक टर्म बोलते हैं जिसे जनरलाइज्ड फोर्स कहते हैं, क्योंकि है तो फोर्स थी बट जनरलाइज्ड इसलिए क्योंकि इसमें आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का यूज़ कर लिया। क्योंकि क्या चीज़ है, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ही तो है, ठीक है ना। सो सिंस क्यू के मतलब स्मॉल क्यू के जो है ना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, कैपिटल क्यू के जनरलाइज्ड फोर्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा दैट्स द जनरलाइज्ड फोर्स, दैट्स द जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है बच्चों। तो मैं एक कंबाइंड आपको बोल सकता हूँ कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे डिजाइन हो चुकी है। ये कंबाइंड है, कंबाइंड मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि होलोनोमिक या नॉन होलोनोमिक, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है लैग्रेंजियन की, जो दो रास्ते इसके फटते हैं। दो रास्ते कौन से फटते हैं कि इससे आप कंजर्वेटिव बना सकते हो, इससे आप नॉन कंजर्वेटिव बना सकते हो। हालांकि कंजर्वेटिव ही आपसे पूछता है, वो कंजर्वेटिव मतलब होलोनोमिक, तो वो हम अब डिजाइन करने वाले हैं इसी से। तो ये एक कंबाइंड लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 13। तो आपसे वो पूछता है होलोनोमिक के बारे में, तो वो मैं करा दूंगा आपको, खैर वो दिक्कत नहीं, बट ये आप ब्रैकेट में बंद कर लो क्योंकि ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ठीक है। बट अब मैं इसको मॉडिफाई करने वाला हूँ, किसके लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट होती है, वही एग्जाम में वो पूछता है कि आखिर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती कैसी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फॉर होलोनोमिक और कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर होलोनोमिक और कंजर्वेटिव सिस्टम, अगर नॉन कंजर्वेटिव के लिए आ जाए ना बेटा, तो याद रखना जो इक्वेशन नंबर 13 है केवल वहीं तक काम करना है, कंजर्वेटिव के लिए मैं आगे काम कर रहा हूँ। वी नो दैट कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन
potential energy. We know that conservative force depends on पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे लिखे? अब मैं जानता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखना पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो मैंने आर आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया और वो आर आई का ही फंक्शन होता है। इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास जनरलाइज्ड फोर्स है, सो जनरलाइज्ड फोर्स जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, जनरलाइज्ड फोर्स क्यू के इज इक्वल टू, ऊपर से लिख देना फॉर्मूला, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा। तो एफ का वैल्यू पुट करो डेल्टा यू आर आई अपॉन डेल्टा आर आई और डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के। तो आर आई से आर आई कैंसिल मत कर देना, बस वो कंपेयर कर लेते हैं अपने आप, काट मत देना, नंबर कट जाएंगे, वरना ऐसे काटते नहीं है उसको, है ना। इसको आप अपने मन में काट लिया करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 15, बस इसको आप रख सकते हो ऊपर क्यू के की वैल्यू को। एंड दूसरी एक और चीज़ रख सकते हो, एक लाइन लिखो, मैं लिखा रहा हूँ वर्बली, आप लोग लिख लेना। we know that for conservative system, we know that for conservative system potential energy is depends only on position. Potential energy is depends only on position. Potential energy is depends on only on position and independent from velocity, and independent from velocity। बस ये याद रखना। कंजर्वेटिव के लिए क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल पोजीशन का फंक्शन होती है। अगर आप वेलोसिटी पे डिपेंडेंट मानोगे तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता ना वेलोसिटी के ऊपर। जिस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, इस बात का हमेशा याद रखना। इसलिए कंजर्वेटिव के लिए हमेशा यू जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो देता है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर इसका समय के सापेक्ष अवकलन आपको देखना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी का क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में, तो वो भी जीरो आएगा। अब इक्वेशन 16 से और 15 से मान कहाँ रखोगे बेटा, इक्वेशन नंबर 13 में, क्योंकि 13 में क्यू के तो है, बट क्यू के साथ में ऐसे अज्यूम करो कि यहाँ पे प्लस में जीरो भी है, तो जीरो की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 16। तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। सो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 14 to 15, 14 and 15 to 16 लिख देना है लाइन। 14 और 15 से मान 13 में रखने पर समेशन ऑफ के क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट माइनस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू के प्लस डेल्टा यू जो आर आई पे डिपेंड कर रहा है अपॉन डेल्टा क्यू के, और माइनस मतलब माइनस जीरो, प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई दिक्कत थोड़ी, जीरो में आखिर है तो वो जीरो ही ना, तो इसकी वैल्यू खैर जीरो होती है, इसलिए मैं केवल इसको आर आई पे डिपेंड मान के और क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में करता हूँ। अब एक बात ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ लगभग लगभग सेम है, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इनको कंबाइन कर लो, तो डी अपॉन डी टी, ठीक है, डेल्टा अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट और एल माइनस सॉरी
टी माइनस यू, व्यू बोलते हैं वी बोलते हैं एक ही बात है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, माइनस डेल अपॉन डेल्टा क्यू के टी माइनस यू ब्रैकेट क्लोज डॉट डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा क्यू के तो कोऑर्डिनेट है, वो तो 0 हो नहीं सकता, सो सिंस डेल्टा क्यू के नेवर बी 0, तो अगर ये 0 नहीं हो, अब दो मल्टीपल अगर 0 है, एक 0 हो नहीं सकता, तो दूसरा अपने आप 0 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट समेशन ऑफ के डी अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के डॉट, अब आप बोलो सर ये एल क्या चीज़ है, अरे यही तो मास्टर चीज़ है, मास्टर माइंड लैग्रेंजियन, इसी को तो बोलते हैं लैग्रेंजियन, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू के बराबर, इसको गांठ मान लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, CSIR नेट में तुम्हारे MSc में बहुत सवाल आते हैं इस इक्वेशन से। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, वेयर एल जो लैग्रेंजियन होता है ना, वो होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो यहाँ पे, वेयर एल इज द लैग्रेंजियन, वेयर एल इज द लैग्रेंजियन बस, और इक्वेशन नंबर 16 नाम दे दो इसको, तो लास्ट लाइन लिख लो बस, वेयर एल इज द लैग्रेंजियन, वेयर एल इज द लैग्रेंजियन एंड इक्वेशन 16 इज कॉल्ड, and equation 16 is called Lagrangian equation of motion for conservative and holonomic system. Lagrangian equation of motion for conservative and holonomic system. That's it. तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मैं फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि CSIR नेट गेट जेस्ट के लिए मैंने अभी नया ऐप लॉन्च किया है, AJ फिजिक्स करके। आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करना अगर आपको CSIR नेट का प्रिपरेशन मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में करना है। केवल 499 में सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कोर्स मैंने किया है, और यकीनन अगर आपने इस कोर्स को एक बार ले लिया ना, तो ज़िंदगी में कभी किसी भी जगह से आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इतना कंटेंट, इतनी थ्योरी, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूँ ना इस कोर्स में। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके पास में। 6 महीने तक आप भरपूर इसकी तैयारी करो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, ठीक है ना। फिर नया कोर्स शुरू करेंगे। ये कोर्स 2 महीने के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। 2 महीने के अंदर अंदर सॉलिड फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, और फिर मई में न्यूक्लियर फिजिक्स में शुरू करूँगा। ऐसे करते करते हम सारे पेपर कर लेंगे। तो इसलिए ऐप डाउनलोड करो, 499 का कोर्स परचेज करो, और अपनी CSIR नेट की प्रिपरेशन को शुरुआत करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहां हम लोग जनरलाइज्ड मोमेंटम पढ़ेंगे और साइक्लिक कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। ये सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।